Students, I welcome all of you to my channel and let's start chapter 2. Let's start chapter 2 of history of class 9. Students, जितना हो पाएगा हम इस वीडियो में करेंगे. So the age of social change. इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ, आपने पढ़ा पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जो कि सारे यूरोप में जिन्होंने सर्कुलेट हुए हैं वो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने खोल दिए थे सारी पॉसिबिलिटीज़ की एक जो है ड्रामेटिक चेंज किया जाए, एक चेंज बनाया जाए उस वे में, जिस वे में सोसाइटी को जिस वे में स्ट्रक्चर किया जा रहा है आजकल, तो वो जो है हमें वे चेंज करना होगा. यही जो किसकी राय बता रही हूँ मैं, ये सारी मैं बता रही हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जो कि अनेक लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो राय आई वे ये मैं बता रही हूँ, डिसीजन आए. सो यहाँ पर आगे क्या कह रखा है, एज यू हैव रीड, जैसे कि हमने पढ़ा है कि 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी को 3 एस्टेट में ब्रॉडली डिवाइड किया गया था. एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, ठीक है. सो जैसे कि 3 एस्टेट थी, ठीक है, 3 एस्टेट थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 एस्टेट्स थी, आप सभी जानते हैं. और वो 3 एस्टेट कौन सी थी? पहली एस्टेट थी क्लर्जी, सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट में आ जाते थे जैसे कि बिग बिजनेसमैन भी, पीजेंट्स भी. मीन्स यहाँ पर आप ले सकते हैं कॉमन पीपल को. किसको लेंगे? कॉमन पीपल को. सो ये हैं कुछ मैंने जो आपको बता दिया है. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सभी को. सो ये जो है 3 एस्टेट थी, तो यहाँ पर डिवाइड किया गया था, ठीक है. और ये भी हम जानते हैं कि कौन कंट्रोल करता था सभी चीज़ों को? अरिस्टोक्रेसी कंट्रोल करती थी, चर्च कंट्रोल करते थे. चर्च मीन्स क्लर्जी और अरिस्टोक्रेसी मीन्स नोबिलिटी कौन होते हैं? जो कि चर्च वाले लोगों के या राजा के, मोनार्क के नियर डियर होते हैं. सो अब आगे समझते हैं इस चैप्टर को. तो यहाँ पर यही बताया गया है, ठीक है. It was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Very important line आपसे पूछा जा सकता है कि who controlled economic and social power before 18th century, ठीक है. तो बिफोर 18th सेंचुरी कौन कंट्रोल करता था, ये मैंने लाइन इसीलिए अंडरलाइन किया, समझ जाना, ठीक है. आगे देखिएगा, सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, कि जो अरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी और जो चर्च सारी चीज़ें को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसा लगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की ये चीज़ जो है बदल पाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ पाएगा, एक डेमोक्रेसी आ पाएगी, रिपब्लिक हो पाएंगे देश. यूरोप के जो बहुत सारे देश थे जैसे कि फ्रांस, रशिया वगैरह, तो ये सारे क्या हो पाएंगे? रिपब्लिक हो पाएंगे. तो यहाँ पर ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद के 18th सेंचुरी के बाद जो है ये थिंकिंग आई. स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं. इन इंडिया के अंदर अब किसने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस में बातें की, तो वो है राजा राम मोहन रॉय. स्टूडेंट कौन है? राजा राम मोहन रॉय और कौन है? डेजियो, ठीक है. तो इन्होंने इसके बारे में बात की, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सो आई विल अंडरलाइन इट, ठीक है. यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. याद रख लेना. आगे क्या कहा गया है कि बहुत सारे दूसरे भी लोग थे जिन्होंने ये किया कि पहले यूरोप कैसा था, आज कैसा है, आज कैसे डेमोक्रेसी आई है, तो इंडिया के और लोगों ने भी बात की. बट मेनली इसके सिग्निफिकेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बेटा जिन्होंने बात की है, तो वो हैं राजा राम मोहन रॉय, और उसके साथ साथ कौन है स्टूडेंट्स? वो हैं डेजियो. सो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं. आगे चलते हैं. तो यहाँ पर कहा गया है, द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज. अब ये सारे जो कह रहे थे कि अब अरिस्टोक्रेसी और जो है चर्च जो है कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जो डेवलपमेंट हुई ना, जैसे कि कॉलोनीज़ में
कॉलोनीज़ क्या होता है, जैसे कि इंडिया भी एक जो है ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, क्योंकि हमारे ऊपर राज किया था उन्होंने, तो वही है कि जो इन कॉलोनीज़ के अंदर जब वो डेवलपमेंट होती है, अब ये रीशेप करती है किसको, इन सोशल चेंज के आइडियाज़ को, इन सोसाइटी के चेंज के आइडियाज़ को कौन रीशेप करती है, जो इन कॉलोनीज़ के अंदर, बहुत सारी कॉलोनीज़ के अंदर क्या होती है, डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स कौन इनको क्या करती है, कौन करता है, तो यहाँ पर रीशेप, इन आइडियाज़ को रीशेप कौन करता है, कि जो डेवलपमेंट हुई कॉलोनीज़ के अंदर। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। नोट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सभी ये नहीं चाहते थे कि भाई पूरी की पूरी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए यूरोप के अंदर। रिस्पॉन्सेज देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ रिस्पॉन्सेज वराइड इन यूरोप, तो इसको याद रख लेना, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, आप नोट कर लें जिस तरीके से इसको भी, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती रहती हूँ बीच बीच में, सो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। सो हाउ रिस्पॉन्सेज वराइड इन यूरोप, यूरोप के अंदर रिस्पॉन्सेज वराई कैसे करते थे स्टूडेंट्स, हाउ रिस्पॉन्सेज वराइड इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो ये बहुत सारे रिस्पॉन्सेज थे ना, ये कैसे वराइड करते थे, तो जो रिस्पॉन्सेज हैं, द रिस्पॉन्सेज वराइड फ्रॉम दोज। देखिए कुछ लोग कैसे थे, अब कुछ लोग यहाँ पर यूरोप के अंदर स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्या, उन्होंने ये तो समझ में आ गया कि हाँ कुछ चेंज तो नेसेसरी है, कुछ बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन जो है बदलाव कैसे आए, बदलाव आए बिल्कुल स्लोली, एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो, ठीक है, मतलब ऐसे ना हो कि बिल्कुल रेडिकली ही बिल्कुल सारी सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर कर दिए जाए, पीछे के आइडियाज़ की भी रिस्पेक्ट की जाए, और कुछ चेंज तो ज़रूरी है, उन्होंने मान लिया कुछ लोगों ने, लेकिन जो है एक ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए, आराम से चेंजेस लाने चाहिए, ये थी कई लोगों की विचारधारा। अब दूसरी रिस्पॉन्स, एक तो रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन यहाँ पर तो क्या था, हाउ रिस्पॉन्सेज वराइड इन यूरोप, तो रिस्पॉन्सेज एक तो बता दिया मैंने कि द रिस्पॉन्सेज वराइड फ्रॉम दोज हु वांटेड, हु एक्सेप्टेड कि कुछ चेंज तो नेसेसरी है, लेकिन ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या चाहते थे, ठीक है, टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, कि हाँ इस सोसाइटी को, स्टूडेंट्स क्या चाहते थे वो, कि इस सारी सोसाइटी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, और जितनी जल्दी हो सके फास्ट किया जाए, और बिल्कुल मतलब पुराने आइडियाज़ की कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं, मतलब सारी सोसाइटी दोबारा से रीस्ट्रक्चर होनी चाहिए। और जो मैंने पहले बताए, देखिए अब मैं बता देती हूँ कि ये कौन थे और ये कौन थे। अब कुछ लोग तो बेटा कंजर्वेटिव्स थे, अब कंजर्वेटिव्स जो है नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो पुराने आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते थे, ये तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ कुछ चेंज तो नेसेसरी है, कंजर्वेटिव्स मानते थे ऐसा कि कुछ चेंज तो नेसेसरी है, लेकिन एक ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए। रेडिकल्स और लिबरल्स क्या मानते थे कि दोबारा से सारी सोसाइटी को हम क्या कर दें, रीस्ट्रक्चर कर दें। तो इस तरीके से आइडियाज़ सबकी वराई करते थे। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपका 10th क्लास में भी आने वाला है, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का, तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको नहीं तो प्रॉब्लम आएगी 10th क्लास में, सो इसको ध्यान से समझेगी। सो लेट्स स्टार्ट। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर, यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया है, सम वर कंजर्वेटिव्स। अब कुछ तो कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे। अब इन टर्म्स का असलियत में मतलब क्या है, ठीक है, उस टाइम पर व्हाट सेपरेटेड दिस स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिसी, कैसे ये सेपरेट हुई और कैसे फिर ये जुड़ गई ये सारी पॉलिसीज़, मतलब लिबरल्स रेडिकल्स कंजर्वेटिव्स, ठीक है। आगे देखिएगा, वी विल लुक ब्रीफली, हम इनको देखेंगे, ठीक है, एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अब जो है हम कुछ चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में स्टार्ट कर देते हैं और देखेंगे बहुत सारी चेंजेस। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ओके, सो लिबरल्स, अब मैं जो है आपको धीरे से कराऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि जो है थोड़ा भी टॉपिक अगर रह गया, समझ में नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिर, तो यहाँ पर मैं अच्छे से समझाऊंगी। सो अब देखिए लिबरल्स, ठीक है, अब देखिएगा मैं अलग से एक चार्ट भी बना के बताऊंगी, लेकिन अभी पहले इसको रीड करते हैं। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स स्टूडेंट्स क्या चाहते थे, हाँ सोसाइटी चेंज होनी चाहिए। लिबरल्स वांटेड अ नेशन, लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे विच टॉलरेटेड ऑल रीजन्स,
टॉलरेटेड का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, एक तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना। तो लिबरल्स को ऐसा नेशन चाहिए था, ऐसा देश चाहिए था जो कि क्या करे, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे, ऐसे ना करे कि भाई एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे की नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, कि लिबरल्स को कैसा नेशन चाहिए था। अगर ये पॉइंट आपका छूट गया तो क्या पता है इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए आपके टेस्ट में। तो ऐसे आ सकता है, which kind of nation liberals wanted? So liberals wanted a nation which tolerated, जो कि रिस्पेक्ट करे, टॉलरेट करे मतलब रिस्पेक्ट करे, ठीक है, टॉलरेट करना होता है रिस्पेक्ट करना, जो कि सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड। अब लिबरल्स ऐसा क्यों चाहते थे कि भाई एक ऐसा देश चाहिए जो कि सभी रिलीजन्स की क्या करे, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे, सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे। इसका मतलब तो कि सभी रिलीजन्स के रिस्पेक्ट करे, सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे, इसका मतलब तो ये था कि रिस्पेक्ट होती नहीं थी। अगर होती तो वो ऐसी डिमांड रखते ही क्यों, कि वहाँ पर रिस्पेक्ट हो रही है तो लिबरल्स ऐसी डिमांड रखते ही नहीं। तो किस तरीके से वहाँ पर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, ये भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस टाइम पर जो यूरोपियन स्टेट थी वो किस में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट करती थी कि किसी रिलीजन के तो फेवर में है, किसी के जो है अगेंस्ट है। जैसे कि ब्रिटेन था, ठीक है बेटा, ब्रिटेन। अब यूरोप के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं ना, यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आप सभी जानते हैं। सो देखिएगा, ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, ठीक है। ब्रिटेन तो क्या करता था, चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था। और ऑस्ट्रिया और स्पेन किसको फेवर करता था, कि जो कैथोलिक चर्च है उसको फेवर करता था कि हाँ वो सही है हमारे लिए। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जैसे कि टेंपल वगैरह भी होते हैं, लेकिन यूरोपियन साइड ज़्यादा क्या है, चर्च है। तो यहाँ पर मतलब वहाँ के जो है बहुत सारे रिलीजन्स है, तो वहाँ पर क्या होती कि किसी रिलीजन का अगर कोई राजा आ जाएगा तो वो उस रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, उस रिलीजन को ज़्यादा फायदे देगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ब्रिटेन था, एक ही ब्रिटेन है स्टूडेंट्स, और दूसरा कौन है, ऑस्ट्रिया और स्पेन। दूसरा कौन है स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन। सो यहाँ पर ऑस्ट्रिया एंड स्पेन। तो ये याद रखना है आपको, ब्रिटेन किसका फेवर करता था, चर्च ऑफ इंग्लैंड का फेवर करता था ब्रिटेन, चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था ब्रिटेन, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स कैथोलिक चर्च को फेवर करता था कौन, स्टूडेंट्स कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे ऑस्ट्रिया एंड स्पेन, ओके। सो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये याद रखना है। और आपको अब देखिएगा क्या है यहाँ पर कि लिबरल्स ऑल्सो अपोज। अब लिबरल्स क्या अपोज करते थे, क्या अपोज करते थे स्टूडेंट्स, लिबरल्स नेशन तो ऐसा चाहते थे जो कि सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे। और लिबरल्स जो है क्या चाहते थे कि जो है अपोज करते थे कि जो अनकंट्रोल्ड पावर है, ठीक है। अब जो कोई भी डायनेस्टिक रूलर मतलब उसका पूर्वज रूलर था, फिर वो रूलर आ गया। तो अब देखिएगा डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर को, कि उनकी पावर तो कंट्रोल नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोग तो खुद राजा को चुन नहीं सकते। तो वो जो है ओपोज करते थे किस चीज़ को, नेशन कैसा चाहते थे जो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे। अपोज किसको करते थे, जो अनकंट्रोल्ड पावर है, जिस पावर को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि डायनेस्टिक रूलर्स की जो अनकंट्रोल्ड पावर है, जिस पावर को वो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको वो अपोज करते थे। अब देखिएगा जैसे कि इसका मैं आपको बताती हूँ कि क्या है अनकंट्रोल्ड पावर और क्या डायनेस्टिक रूलर्स यहाँ पर कहा गया है। सो देखिए लुईस 16 था, ठीक है, आप सभी जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब लुईस 15 उससे पहले राजा रहा, लुईस 14 उससे पहले राजा रहा, मतलब उनसे पहले और फिर कौन भी रहा होगा, लुईस 13 भी रहा होगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये पावर कैसी है,
डायनेस्टिक रूलर्स से मिली है। अब जब लुईस 16 राजा था, इसका मतलब तो ये था ना, इसको इसके डायनेस्टिक रूलर्स, इसके पूर्वजों से इसको राजा की क्षमता मिली है, राजा होने की क्षमता मिली है, राजा ये बनेगा ऐसा मिला है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि भाई उसके अंदर एबिलिटी है ये करने की, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसा है। सो लुईस 16 की पावर को वो भी क्या नहीं कर सकते थे, कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो इतना हुक्म चलाता था उनके ऊपर, सारे टैक्सेस थर्ड एस्टेट को पे करने पड़ते थे। तो इसीलिए तो कहा गया है कि वो अपोज करते थे, जो कि पावर कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी, कंट्रोल नहीं हो सकती। किन की पावर कंट्रोल नहीं हो सकती? डायनेस्टिक रूलर्स की, ठीक है, क्योंकि वही बनेंगे, उनके वंश के लोग फिर बनेंगे और ऐसे ही अत्याचार करते रह जाएंगे, उनकी पावर कंट्रोल नहीं हो पाएगी। अब वो क्या चाहते थे, किस तरीके की गवर्नमेंट चाहते थे? स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे वांटेड। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि उनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स दे तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, दे वांटेड टू सेफगार्ड। सो वो क्या चाहते थे कि इंडिविजुअल के राइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या उसके स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट हो सकें, एक इंडिविजुअल के राइट्स क्या उसके प्रोटेक्ट हो सकें, ठीक है। कि ये जो अनकंट्रोल्ड, जो कि डायनेस्टिक रूलर्स की पावर है ना, इससे वो चाहते थे कि इसको ही अपोज कर रहे थे और इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट हो सके, ऐसा वो चाहते थे। स्टूडेंट्स आज जो है ना हम यहाँ तक करेंगे, ये 1.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे वांटेड, तो दे आर्ग्यूड फॉर। अब वो कैसी गवर्नमेंट चाहते थे स्टूडेंट्स, मैं साइड में बता देती हूँ आपको, तो यहाँ पर आप समझना, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था जो कि लोगों के द्वारा क्या हो, इलेक्टेड हो। क्या हो चाहिए था? रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था। और क्या चाहिए था स्टूडेंट्स एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, और क्या क्या चाहिए था उनको? सो उसके साथ साथ उन्हें चाहिए था, आई होप कि आप जानते होंगे, सो उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ ये चाहिए थी इनको इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट भी चाहिए था। अगर उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तो इट मीन्स उन्हें पार्लियामेंट भी चाहिए, मीन्स पार्लियामेंट की गवर्नमेंट भी चाहिए। सो रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ एक वेल ट्रेन जजिशरी भी चाहिए थी, जो कि लॉज को इंटरप्रेट करे, लॉज को वही सब्जेक्ट करे, और वो जो जजिशरी हो वो सभी रूलर से, सभी ऑफिशियल से फ्री हो, उनके ऊपर कोई भी दबाव कोई भी ना डाल सके। सो स्टूडेंट्स आगे मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो है, लेकिन डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये तो था कि रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ये तो था कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए, ये तो था कि हमें जजिशरी चाहिए जो कि रूलर्स ऑफ ऑफिशियल्स और ऑफिशियल्स के फ्री हो। लेकिन वो चाहते थे कि जो है सभी यूनिवर्सल। अब वो डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टूडेंट्स याद रखना है, व्हाई वर दे नॉट डेमोक्रेट्स। स्टूडेंट्स वो डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप सभी जानते होंगे कि 18+ ईयर्स का सभी को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में 18+ ईयर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो। तो यहाँ पर ये क्या चाहते थे, और कि सिर्फ मैन वोट दे, और मैन भी कौन वोट दे? मैन ऑफ प्रॉपर्टी वोट दें, ठीक है। कि गरीब लोग तो फिर दे ही नहीं सकते, जो कि पुअर लोग हैं वो तो वोट दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेट्स तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाई द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दे वांटेड द वोट फॉर ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड दे डिडंट they didn't also want और स्टूडेंट्स they also didn't want vote for women, कि women भी वोट नहीं दे सकती, ऐसा वो चाहते थे। बस मैन ऑफ प्रॉपर्टी वोट दे सकते थे, पुअर मैन भी वोट नहीं दे सकते थे। ये लिबरल्स के व्यूज़ थे। चलिए रेडिकल्स के व्यूज़ देख लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स को कैसा नेशन चाहिए था? लिबरल्स को तो एक ऐसा नेशन चाहिए था जो कि सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे, और रेडिकल्स को एक ऐसा नेशन चाहिए था। रेडिकल्स, अब क्वेश्चन आ जाए, विच काइंड ऑफ नेशन रेडिकल्स वांटेड? तो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट
nation in which government was based on majority of government, ठीक है, was based on majority of country's population, ठीक है, on मेजोरिटी, ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो लोग जैसी गवर्नमेंट चाहिएगी ज़्यादातर लोगों को वैसी ही गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो होगी वो लोगों के बेसिस पर आएगी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, जैसे ज़्यादा कंट्री की पॉपुलेशन चाहेगी जिस गवर्नमेंट को वैसी ही गवर्नमेंट देंगे। आगे देखिएगा, मैनी सपोर्टेड वीमेंस सफरेजिट मूवमेंट्स। तो सफरेजिट मूवमेंट्स क्या है यहाँ पर कि एक मूवमेंट टू गिव वीमेन द राइट टू वोट, कि वीमेन को क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो उसी को बोला गया है स्टूडेंट सफरेजिट मूवमेंट। तो ये सफरेजिट मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे, मीन्स जैसे कि लिबरल्स चाहते थे कि वीमेन को वोट नहीं दी जाएगी, तो ये चाहते थे रेडिकल्स कि हाँ वीमेन को वोट क्या की जाए, दी जाए, ठीक है। अब लिबरल्स की तरह लिबरल्स तो मतलब जो लोग थे जो कि अमीर लोग थे, जो कि प्रॉपर्टी वाले लोग थे, आपने पढ़ा ऊपर कि सिर्फ मैन ऑफ प्रॉपर्टी को वो वोट देते थे, मतलब उनके लिए तो एक फ़ायदा दे रहे थे, एक प्रिविलेज दे रहे थे, बट दूसरों के लिए तो उन्होंने कोई भी प्रिविलेज नहीं दे रहे थे स्टूडेंट्स, कोई भी प्रिविलेज वो दूसरे लोगों के लिए दे रहे थे, पुअर के लिए कोई प्रिविलेज दे रहे थे। तो ये जो रेडिकल्स हैं ये ओपोज करते हैं, लिबरल्स की तरह नहीं थे, ये तो ओपोज करते थे कि नहीं मिलने चाहिए प्रिविलेजेस, जो ग्रेट लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, सब इक्वल होने चाहिए, इनको क्यों मिल जाएंगे प्रिविलेजेस, इनको क्यों फ़ायदे मिल जाएंगे जो ग्रेट लैंड ओनर्स हैं या वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं। ये व्यूज़ थे स्टूडेंट्स रेडिकल्स के, और रेडिकल्स जो हैं विमेन के वोट को भी क्या करते थे, अलो करते थे कि हाँ विमेन को वोट मिलनी चाहिए, विमेन के सफ्रेजेट मूवमेंट को भी क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है, विमेन के सफ्रेजेट मूवमेंट को भी ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। अब देखिएगा, अब ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे कि ये ओपोज करते थे प्रिविलेजेस, जैसे कि ग्रेट लैंड ओनर्स थे या वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, तो क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन ये अनलाइक करते थे, इनको पसंद नहीं था कि जो प्रॉपर्टी हो वो कुछ लोगों के हाथ में हो, ये चाहते थे कि इक्वली वो सबके अंदर डिवाइड हो, मतलब कुछ लोगों के अंदर 5-10 लोगों के अंदर जो प्रॉपर्टी उन्हीं को मिले, जो और कई लोगों के पास प्रॉपर्टी हुई ना, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन जो है ये चाहते थे कि इक्वली डिवाइड हो, कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी ना हो, ये उनके व्यूज थे स्टूडेंट्स। अब कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब क्वेश्चन आ जाए, हु वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल से कंजर्वेटिव्स। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इवन जो कंजर्वेटिव्स जो हैं उन्होंने भी अपना दिमाग खोल लिया, उन्होंने भी अपने माइंड खोल लिए, ये सोच लिया कि हाँ कुछ चेंज तो नेसेसरी है। कब सोचा कि कुछ चेंज नेसेसरी है, ये क्वेश्चन आ जाए, व्हेन द कंजर्वेटिव थिंक दैट सम चेंज वाज नेसेसरी। सो स्टूडेंट्स आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये बात वो सोचते हैं, व्हेन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये बात वो सोचते हैं। आगे देखेंगे, ठीक है, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वो इनविटेबल, मतलब ज़रूरी है, लेकिन बिलीव करते थे कि पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो पहले के टाइम की जो चीज़ें हैं उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी, और जो चेंज कैसे लाना चाहिए, ग्रेजुअल शिफ्ट का पढ़ा था ना, वो इन्हीं का था। ग्रेजुअल शिफ्ट का मतलब क्या था, स्लो प्रोसेस था। तो मतलब कंजर्वेटिव्स जो हैं अपोज थे रेडिकल्स और लिबरल्स को अपोज करते थे, लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द कंजर्वेटिव्स थॉट दैट इज सम चेंज वाज नेसेसरी, तो आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इन 19th सेंचुरी, ठीक है, तो आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन्होंने ये बात सोची कि हाँ कुछ तो चेंज क्या है नेसेसरी है, 19th सेंचुरी में उन्होंने ये बात सोची, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ चेंज नेसेसरी है, लेकिन चेंज आना चाहिए स्लो प्रोसेस से, ठीक है, एक साथ चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब पास्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये भी उन्हीं का व्यू था, बट बिलीव दैट द पास्ट बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और चेंजेस कैसे लाने चाहिए, स्लो प्रोसेस से। आगे देखेंगे, सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज
क्लैश ड्यूरिंग द सोसाइटल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो वेरियस अटेम्प्ट थे ना रिवॉल्यूशन के और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के 19th सेंचुरी में, ठीक है, तो उन्होंने जो है हेल्प किया कि भाई चेंज आएगा, रिवॉल्यूशन हुए तभी तो ये चेंज आ पाया। तो यही यहाँ पे बता रखा है स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताती हूँ और चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा।